अध्याय 7 बदजात और अदृश्य आवाज। अगले कुछ दिनों तक हैरी का बहुत सा समय इस काम में बीता कि जब भी वो गिलरॉय लॉकहार्ट को किसी गलियारे में आते देखता था तो वो उनकी नजर से बचकर छुप जाता था। कॉलिन क्रीवी से बचना इससे ज्यादा मुश्किल काम था क्योंकि उसे हैरी का पूरा टाइम टेबल याद था। कॉलिन को जीवन में सबसे ज्यादा मजा इस बात में मिलता था कि वह दिन में 6-7 बार हैरी से कहे, सब ठीक है हैरी, और बदले में यह जवाब सुने, हेलो कॉलिन। भले ही हैरी के इन शब्दों में उसकी चिढ़ स्पष्ट सुनाई दे रही हो। हेडविग अब भी कार की दुर्घटना को लेकर नाराज थी और रॉन की छड़ी अब भी सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। शनिवार की सुबह को तो उसने हद ही कर दी जब यह सम्मोहन की क्लास में रॉन के हाथ से छूट गई और सीधे जाकर नाटे बूढ़े प्रोफेसर फ्लेटविक की आंखों के बीचों बीच में लगी। जहां छड़ी टकराई थी वहां तत्काल एक बड़ा हरा घूमड़ उभर आया। इस तरह एक के बाद एक कई बुरी घटनाओं को झेलने के बाद हैरी को खुशी हुई कि सप्ताह खत्म हो गया। वह रॉन और हरमाइनी शनिवार की सुबह हैग्रिड के यहाँ जाने की योजना बना रहे थे। बहरहाल हैरी का इरादा सुबह जितने बजे उठने का था, गुरुद्वार की क्विडिच टीम के कप्तान ओलिवर वुड ने उसे उससे कुछ घंटे पहले ही हिलाकर उठा दिया। हैरी ने अलसाए अंदाज में पूछा, क्या हो गया?" "क्विडिच की प्रैक्टिस करना है," वुड ने कहा। "चलो तैयार हो जाओ।" हैरी ने अधखुली आंखों से खिड़की की तरफ देखा। गुलाबी और सुनहरे आसमान के पार धुंध की पतली परत दिख रही थी। अब जागने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह चिड़ियों के इतने तेज शोर के बावजूद कैसे सोया था। "ओलिवर," हैरी ने अस्फुट आवाज में कहा, "अभी तो सूरज भी नहीं उगा है।" "बिल्कुल," वुड ने कहा। वह 6th ईयर का लंबा तगड़ा विद्यार्थी था और इस समय उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। "यह हमारे नए ट्रेनिंग कार्यक्रम का हिस्सा है। तैयार हो जाओ, अपनी झाड़ू उठाओ और मैदान में आ जाओ," वुड ने जोश से कहा। "बाकी किसी टीम ने अब तक प्रैक्टिस शुरू नहीं की है। यह काम इस साल सबसे पहले हम करेंगे।" ऊँघते हुए और हल्के से कांपते हुए हैरी बिस्तर से उतरा और अपने क्विडिच के कपड़े खोजने लगा। "शाबाश," वुड बोला, "15 मिनट में पिच पर मिलते हैं।" जब हैरी को अपना लाल दुशाला मिल गया और उसने ठंड से बचने के लिए ऊपर से अपना चोगा भी डाल लिया तो उसने रॉन को एक चिट्ठी में घसीट कर लिखा कि वह कहाँ जा रहा है। इसके बाद वो हॉल की घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी निम्बस 2000 उसके कंधे पर रखी थी। वह अभी तस्वीर के छेद तक ही पहुंचा था कि तभी पीछे से खटखट की आवाज हुई। हैरी ने पलटकर देखा कि कॉलिन क्रीवी घुमावदार सीढ़ियों पर भागता हुआ नीचे आ रहा था। उसके गले में कैमरा तेजी से झूल रहा था और वह अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए था। "मैंने किसी को सीढ़ियों पर तुम्हारा नाम लेते सुना था हैरी। देखो मेरे पास क्या है, मैंने फोटो धुलवा ली है। मैं तुम्हें फोटो दिखाना चाहता था।" हैरी ने अलसाए अंदाज में उस फोटो को देखा जो कॉलिन ने उसकी नाक के नीचे बढ़ा दिया था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हिल रहा था। इसमें लॉकहार्ट किसी का हाथ कसकर खींच रहे थे। हैरी पहचान गया कि यह उसी का हाथ था। हैरी यह देखकर खुश हुआ कि फोटो में वह जमकर संघर्ष कर रहा है और कैमरे के फ्रेम में आने से इनकार कर रहा है। फिर हैरी ने देखा कि लॉकहार्ट ने हार मान ली और वे हाफते हुए तस्वीर के सफेद कोने में गिर गए। कॉलिन ने उत्साह से पूछा, "क्या तुम इस पर ऑटोग्राफ दे दोगे?" "नहीं," हैरी ने साफ मना कर दिया। उसने आसपास देखकर इस बात की तसल्ली कर ली कि कमरा सचमुच खाली था। "माफ करना कॉलिन, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्विडिच की प्रैक्टिस करने जाना है।" वो तस्वीर के छेद में से बाहर निकलने लगा। "अरे वाह, रुको मैं भी चलता हूँ। मैंने पहले कभी क्विडिच नहीं देखा।" कॉलिन उसके पीछे पीछे छेद से बाहर निकल आया। हैरी ने जल्दी से कहा, "तुम बोर हो जाओगे," परंतु कॉलिन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसका चेहरा रोमांच से चमक रहा था। "तुम पिछले 100 साल में किसी हाउस की तरफ से खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हो, है ना हैरी?" कॉलिन ने उसके पास फुदकते हुए कहा। "तुम बहुत अच्छा खेलते होगे। मैं कभी हवा में नहीं उड़ा हूँ। क्या यह मुश्किल होता है? क्या यह तुम्हारी खुद की झाड़ू है? क्या यह सबसे अच्छी झाड़ू है?" हैरी नहीं जानता था कि कॉलिन से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। वो बहुत ज्यादा बड़बड़ करने वाली परछाई की तरह उसके पीछे लगा था। "मुझे सचमुच नहीं पता कि क्विडिच क्या होता है," कॉलिन ने हाँफते हुए कहा। "क्या यह सच है कि इसमें 4 गेंदें होती हैं और इनमें से 2 गेंदें खिलाड़ियों को उनके झाड़ुओं से गिराने की कोशिश में चारों तरफ उड़ती रहती हैं?" "हाँ," हैरी ने भारी मन से कहा। अब उसने हार कर कॉलिन को क्विडिच के जटिल नियम समझाने का फैसला कर लिया। उन गेंदों को पहलवान कहते हैं। हर टीम में 2 मारक होते हैं जो पहलवानों को अपनी टीम के खिलाड़ियों से दूर रखने के लिए उन्हें अपने बल्ले से मारते हैं। फ्रेड और जॉर्ज गुरुद्वार के मारक हैं। "और बाकी की गेंदें किस लिए होती हैं?"
कॉलिन ने पूछा। इस दौरान वो 2 सीढ़ियां फिसल कर लड़खड़ा गया क्योंकि वो मुंह खोलकर हैरी की तरफ देख रहा था। सबसे बड़ी लाल गेंद को तूफान कहते हैं। इससे गोल किए जाते हैं। हर टीम में 3 धावक होते हैं जो तूफान को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं और इसे पिच के छोर पर बने गोल पोस्ट के बीच से निकालने की कोशिश करते हैं। गोल पोस्ट यानी कि 3 ऊंचे खंबे जिनके कोनों पर रिंग लगे होते हैं। और चौथी गेंद सुनहरी गेंद होती है, हैरी बोला। यह बहुत छोटी और बहुत ही तेज होती है और इसे पकड़ना मुश्किल होता है, परंतु खोजी को इसे पकड़ना होता है क्योंकि क्विडिच का मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि सुनहरी गेंद को न पकड़ लिया जाए और जिस टीम का खोजी सुनहरी गेंद को पकड़ता है वो अपनी टीम के लिए 150 पॉइंट जीत लेता है। और तुम गुरुद्वार के खोजी हो, है ना? कॉलिन ने श्रद्धा भरे भाव से कहा। हाँ, हैरी बोला जब वे महल से बाहर निकले और ओस से भीगी घास पर चलने लगे। और एक रक्षक भी होता है, वो गोल की रक्षा करता है। क्विडिच दरअसल बस इतना ही है। परंतु कॉलिन ने हैरी से सवाल पूछना बंद नहीं किया। वो ढलवा लॉन से क्विडिच के पिच तक हैरी से लगातार सवाल पूछता गया और हैरी उससे तभी पीछा छुड़ा पाया जब वो चेंजिंग रूम के पास पहुंच गया। पीछे से कॉलिन सुरीली आवाज में बोला, हैरी, मैं जाकर एक अच्छी सी जगह पर बैठ जाता हूँ। और वो तेजी से दर्शक दीर्घा की तरफ बढ़ गया। गुरुद्वार की बाकी टीम पहले ही चेंजिंग रूम में जा चुकी थी। वह इकलौता खिलाड़ी था जो पूरी तरह जागा हुआ दिख रहा था। फ्रेड और जॉर्ज वीजली की आंखें फूली हुई थी तथा बाल बिखरे थे। वे 4th ईयर की एलिसिया स्पिनेट के पास बैठे थे जो अपने पीछे की दीवार से टिककर झपकी ले रही थी। उसकी साथी धावक कैटी बेल और एंजेलिना जॉनसन भी उनके ठीक सामने बैठी उबासियां ले रही थी। तो तुम आ गए हैरी, तुम्हें देर कैसे हो गई? वुड ने उसे देखते ही पूछा। अब पिच पर चलने से पहले मैं तुम लोगों से जल्दी से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने गर्मियों में एक बिल्कुल नया ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। मैं सोचता हूँ कि अगर हम इसके अनुसार खेलेंगे तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वुड के हाथ में क्विडिच के पिच का एक बड़ा चित्र था जिस पर अलग अलग रंगों की स्याही से कई रेखाएं, तीर और क्रॉस के निशान बने थे। उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और बोर्ड को थपथपाया। तीर चित्र पर इल्लियों की तरह हिलने ढुलने लगे। जब वुड अपनी नई रणनीति के बारे में भाषण देने लगा तो फ्रेड वीजली का सिर सीधे एलिसिया स्पिनेट के कंधे पर गिर गया और वो खराटे लेने लगा। पहले बोर्ड को समझाने में वुड को लगभग 20 मिनट लग गए, परंतु उसके नीचे एक और बोर्ड था और उसके नीचे तीसरा बोर्ड भी रखा था। जब वुड लगातार बोलता रहा तो हैरी को भी झपकी लग गई। तो वुड ने आखिरकार बहुत देर बाद हैरी को सुखद सपने से जगाया। जब हैरी यह सपना देख रहा था कि वह इस पल महल में नाचते हुए क्या खा रहा होगा, तभी वुड ने उससे पूछा, क्या सब पूरी तरह समझ गए? कोई सवाल? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ ओलिवर, जॉर्ज ने कहा जो चौंक कर जाग गया था। तुम ये सब बातें हमें तब क्यों नहीं बता सकते थे जब हम जाग रहे थे? वुड यह सुनकर खुश नहीं हुआ। अब सब लोग ध्यान से ये बात सुन लें, उसने उन सबको गुस्से से घूरते हुए कहा। हमें पिछले साल क्विडिच कप जीतना चाहिए था। हमारी टीम सबसे अच्छी थी, परंतु दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थितियां आ गई जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं था। हैरी अपराधी भाव से अपनी जगह पर कसमसाया। पिछले साल जब फाइनल मैच खेला जाने वाला था तब वह अस्पताल में बेहोश पड़ा था। इस वजह से गुरुद्वार का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी कम हो गया और उन्हें 300 सालों में सबसे बुरी हार झेलनी पड़ी थी। वुड ने एक पल ठहर कर खुद को नियंत्रित किया। यह स्पष्ट था कि पिछली हार अब भी उसे यातना दे रही थी। तो इस साल हम पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं और अपनी नई योजना के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। वुड चीखा। उसने अपनी झाड़ू उठाई और सबसे पहले चेंजिंग रूम से बाहर निकला। अब भी उबासी लेती हुई बाकी की टीम डगमगाते कदमों से उसके पीछे पीछे चल दी। वे लोग चेंजिंग रूम में इतनी ज्यादा देर तक रहे थे कि अब सूरज पूरी तरह निकल आया था। हालांकि धुंध के अवशेष अब भी स्टेडियम की घास पर दिख रहे थे। जब हैरी चलकर पिच पर पहुंचा तो उसने रॉन और हर्माइनी को स्टैंड में बैठे देखा। तुम्हारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ? रॉन ने अविश्वास से पूछा। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, हैरी बोला। वह ईर्ष्या से टोस्ट और जैम को देख रहा था जो रॉन और हर्माइनी बड़े हॉल से लेकर आए थे। वुड हमें नई रणनीतियां सिखा रहा था। फिर वो अपनी झाड़ू पर चढ़ गया और जमीन पर पैर मारकर हवा में ऊपर उठा। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी और इसने उसे वुड के लंबे भाषण से ज्यादा असरदार तरीके से जागृत कर दिया। क्विडिच पिच पर वापस लौटा बहुत अद्भुत अनुभव था। फ्रेड और जॉर्ज के साथ रेस लगाते हुए वो पूरी गति से स्टेडियम के चारों ओर उड़ा। जब वे कोने पर मुड़े तो फ्रेड ने पूछा, यह अजीब सी क्लिक की आवाज कैसी है? हैरी ने दर्शक दीर्घा में देखा। कॉलिन बहुत ऊंची सीट पर बैठा था। उसका कैमरा ऊपर की तरफ था और वह एक के बाद एक धड़ाधड़ तस्वीरें ले रहा था जिसकी तीखी आवाज खाली स्टेडियम में अजीब तरीके से गूंज रही थी। कॉलिन तीखी आवाज में चिल्लाया, इस तरफ देखो हैरी, इस तरफ। फ्रेड ने पूछा, वह कौन है? पता नहीं, हैरी ने झूठ बोल दिया और अपनी रफ्तार तेज कर दी जो उसे कॉलिन से उतनी दूर ले गई जितनी दूर जाना संभव था। जब वुड हवा को चीरते हुए उनकी तरफ आया तो उसने त्योरियां चढ़ाकर कहा,
यह क्या हो रहा है? वो फर्स्ट ईयर का छात्र तस्वीरें क्यों ले रहा है? मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है वो नागशक्ति का जासूस हो, जो हमारे नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हो। वह गरुड़द्वार में है, हैरी तत्काल बोला। और नागशक्ति को किसी जासूस की जरूरत नहीं है, ओलिवर, जॉर्ज ने कहा। वुड ने चिढ़ते हुए पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो यहाँ खुद मौजूद हैं, जॉर्ज ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। हरे दुशालों में कुछ लोग अपने हाथों में जादुई झाड़ू लेकर पिच पर चल रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वुड ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा। आज के लिए पिच मैंने ली थी, हम इस बारे में देखते हैं। वुड तेजी से जमीन पर उतरा। गुस्से में वो थोड़ी ज्यादा ही तेजी से जमीन से टकराया, इसलिए उतरते समय थोड़ा सा लड़खड़ा गया। हैरी, फ्रेड और जॉर्ज भी उसके पीछे उतर आए। फ्लिंट, वुड नागशक्ति के कप्तान की तरफ देखकर गरजा, यह हमारी प्रैक्टिस का समय है। हमने आज के लिए एक पिच खास तौर पर ली है। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मार्कस फ्लिंट देखने में वुड से भी तगड़ा था। उसके चेहरे पर दैत्यों जैसी चालाकी का भाव उभरा जब उसने जवाब दिया, हम सब के लिए पर्याप्त जगह है वुड। एंजेलिना, एलिसिया और कैटी भी वहां आ गई। नागशक्ति की टीम में कोई लड़की नहीं थी। पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर गरुड़द्वार के ठीक सामने खड़ी हो गई। परंतु पिच मैंने बुक की है, वुड ने गुस्से में थूक उड़ाते हुए कहा। मैंने पिच बुक की है, फ्लिंट बोला, परंतु मेरे पास प्रोफेसर स्नेप की विशेष अनुमति है। मैं प्रोफेसर एस स्नेप नागशक्ति की टीम को आज क्विडिच पिच पर प्रैक्टिस करने की अनुमति देता हूँ, ताकि वे अपने नए खोजी को प्रशिक्षण दे सके। तुम्हें नया खोजी मिल गया? वुड ने मूल मुद्दे से दूर जाते हुए पूछा। कहाँ? और उनके सामने खड़े 6 बड़े लड़कों के पीछे से 7वां लड़का निकला, जिसके पीले और नुकीले चेहरे का रोम रोम मुस्कुरा रहा था। वह ड्रेको मैल्फॉय था। कहीं तुम लूसियस मैल्फॉय के बेटे तो नहीं हो? फ्रेड ने मैल्फॉय को नापसंदगी के भाव से देखते हुए पूछा। अजीब बात है कि तुमने ड्रेको के डैडी का नाम लिया, फ्लिंट ने कहा, जब नागशक्ति की पूरी टीम दांत निकालकर मुस्कुराने लगी। मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने नागशक्ति की टीम को कितनी उदारता से तोहफा दिया है। उन 7 ने अपनी झाड़ुएं आगे की। सुबह की धूप में गरुड़द्वार के खिलाड़ियों की नाक के नीचे 7 बेहद चमकदार और बिल्कुल नए हैंडल चमकने लगे, जिन पर सुंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, निम्बस 2001। बिल्कुल नया मॉडल, अभी पिछले महीने ही आया है, फ्लिंट ने लापरवाही से कहा और अपनी झाड़ू के सिरे से धूल का एक कण साफ किया। मुझे विश्वास है कि ये पुरानी 2000 सीरीज से काफी तेज है। और जहां तक पुरानी क्लीन स्वीप झाड़ू का सवाल है, उसने फ्रेड और जॉर्ज की तरफ गंदे तरीके से देखते हुए कहा, जिनके हाथ में क्लीन स्वीप 5 झाड़ू थी, उसे तो यह बिल्कुल साफ कर देती है। एक पल के लिए तो गुरुद्वार की टीम के किसी भी खिलाड़ी को समझ में नहीं आया कि क्या कहा जाए। मैल्फॉय इतने ज्यादा दांत दिखा रहा था कि उसकी ठंडी आंखें बहुत छोटी होकर छेद के बराबर दिखने लगी थी। अरे देखो, पिच पर कब्जा, फ्लिंट बोला। रॉन और हर्माइनी घास का मैदान पार करके यह देखने आ रहे थे कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? रॉन ने हैरी से पूछा। तुम खेल क्यों नहीं रहे हो और ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैल्फॉय की तरफ देख रहा था, जिसने नागशक्ति की क्विडिच टीम का दुशाला पहन रखा था। मैं नागशक्ति का नया खोजी हूँ, वीजली, मैल्फॉय गर्व से बोला। सब उन झाड़ुओं को हसरत से देख रहे हैं जो मेरे डैडी ने हमारी टीम को दी है। रॉन का मुंह खुला रह गया जब उसने अपने सामने 7 बेहतरीन जादुई झाड़ुएं देखी। अच्छी है ना? मैल्फॉय रेशमी अंदाज में बोला। परंतु शायद गुरुद्वार की टीम भी चंदा इकट्ठा करके नई झाड़ुएं खरीद सकती हैं। तुम लोग अपनी क्लीन स्वीप 5 झाड़ुओं को बेच सकते हो और मुझे उम्मीद है कि कोई संग्रहालय इन्हें खरीद लेगा। नागशक्ति की पूरी टीम ठहाके लगाने लगी। कम से कम गुरुद्वार का कोई खिलाड़ी रिश्वत देकर टीम में नहीं आया है, सब अपनी काबिलियत के दम पर आए हैं, हरमाइनी ने तेजी से कहा। मैल्फॉय के चेहरे का गर्वीला अंदाज डगमगाने लगा। तुम्हारी राय किसने पूछी थी? घटिया, मक्कार, बदजात, उसने थूक दिया। हैरी को तत्काल समझ में आ गया कि मैल्फॉय ने कोई सचमुच बहुत बुरी बात कह दी थी, क्योंकि उसके शब्दों पर एकदम बवाल मच गया। फ्लिंट को तेजी से मैल्फॉय के सामने आना पड़ा ताकि फ्रेड और जॉर्ज को उस पर कूदने से रोका जा सके। एलिसिया चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और रॉन ने दुशाले में हाथ डालकर अपनी छड़ी निकाली और चिल्लाया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी मैल्फॉय। और उसने फ्लिंट की बाह के नीचे से जादुई छड़ी निकालकर मैल्फॉय के चेहरे के सामने कर दी। स्टेडियम में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और रॉन की छड़ी के गलत छोर से हरी रोशनी निकली। यह रोशनी रॉन के पेट से टकराई और उसे घास पर पीछे की ओर धकेल कर गिरा दिया। रॉन, रॉन, तुम ठीक तो हो? हरमाइनी चिल्लाई। रॉन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, परंतु शब्द बाहर नहीं निकले। इसके बजाय उसे एक जोरदार डकार आई और कई घोंगे उसके मुंह से बाहर निकलकर उसकी गोद में आ गिरे। नागशक्ति के खिलाड़ियों का हंसी के मारे बुरा हाल था। फ्लिंट हंसते हंसते दोहरा हो गया और सहारे के लिए अपनी नई झाड़ू पर टिका हुआ था। मैल्फॉय के दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर थे
तथा वो अपनी मुट्ठी से जमीन ठोक रहा था। गुरुद्वार के खिलाड़ी रॉन के आसपास इकट्ठा हो गए थे, जिसके मुंह से डकार के साथ चमकते बड़े घूंगे बाहर निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उन्हें छूना नहीं चाहता था। बेहतर होगा कि हम उसे हैग्रिड के यहाँ ले चलें, उसका घर सबसे पास है, हैरी ने हरमाइनी से कहा, जिसने बहादुरी से सिर हिलाया। उन दोनों ने रॉन के हाथ पकड़कर उसे उठाया। क्या हुआ हैरी, क्या हुआ? क्या वो बीमार है? परंतु तुम उसे ठीक कर दोगे, है ना? कॉलिन अपनी सीट से दौड़कर नीचे उतर आया था। जब वे पिच से दूर जाने लगे तो वो उनके आसपास ही नाचता रहा। रॉन ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके मुंह से कई घोंगे निकलकर टपक गए। कॉलिन ने मंत्रमुग्ध होकर अपना कैमरा उठाया। क्या तुम उसे स्थिर पकड़ सकते हो हैरी? रास्ते से हट जाओ कॉलिन, हैरी ने गुस्से से कहा। वह हरमाइनी रॉन को सहारा देकर स्टेडियम से बाहर ले गए और फिर वे अंधेरे जंगल की तरफ वाले मैदान को पार करने लगे। जब हैग्रिड का घर नजर आने लगा तो हरमाइनी बोली, बस वहां पहुंच ही गए हैं रॉन, तुम 1 मिनट में ठीक हो जाओगे, बस पहुंच ही गए हैं। वे हैग्रिड के घर से 20 फुट की दूरी पर ही होंगे कि तभी उसके घर का दरवाजा खुला, परंतु दरवाजे से बाहर निकलने वाला व्यक्ति हैग्रिड नहीं था। बहुत हल्के बैंगनी रंग का दुशाला पहने गिल्डरॉय लॉकहार्ट तेज कदमों से बाहर निकले। जल्दी से इसके पीछे छुप जाओ, हैरी ने फुसफुसाते हुए कहा और रॉन को घसीटकर पास वाली झाड़ी के पीछे कर लिया। हरमाइनी को भी मन मारकर उनके पीछे आना पड़ा। यह बहुत आसान है, बशर्ते तुम्हें पता हो कि इसे कैसे किया जाता है, गिल्डरॉय हैग्रिड से जोर से बोल रहा था। अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम जानते हो कि मैं कहाँ मिलूंगा। मैं तुम्हें अपनी एक पुस्तक भिजवा दूंगा। मुझे हैरानी है कि तुमने अब तक मेरी एक भी किताब नहीं पढ़ी है। मैं आज रात को एक पुस्तक पर ऑटोग्राफ देकर उसे भिजवा दूंगा। अच्छा, अलविदा। और वे तेज कदमों से महल की तरफ चल दिए। हैरी ने तब तक इंतजार किया जब तक लॉकहार्ट ओझल नहीं हो गए। फिर उसने रॉन को झाड़ी से बाहर खींचा और हैग्रिड के सामने वाले दरवाजे तक ले गया। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खटखटाया। हैग्रिड ने तुरंत दरवाजा खोला। वो बहुत चिड़चिड़ा दिख रहा था, परंतु जैसे उसने देखा कि बाहर कौन था, उसके चेहरे पर चमक आ गई। सोच रहे थे कि तुम लोग हमसे मिलने जाने कब आओगे। अंदर आओ, अंदर आओ। जब तुमने दरवाजा खटखटाया तो हमें लगा कि शायद प्रोफेसर लॉकहार्ट दोबारा आ गए हैं। हैरी और हरमाइनी ने चौखट पार करने में रॉन की मदद की। अब वे अंदर पहुंच चुके थे। हैग्रिड के घर में एक ही कमरा था, जिसके कोने में बड़ा बिस्तर था और दूसरे कोने में चटक आग दहक रही थी। हैरी ने रॉन को कुर्सी पर बिठाते हुए हैग्रिड को यह बताया कि रॉन के मुंह से घूंगे निकल रहे हैं, परंतु इस बात से हैग्रिड जरा भी विचलित नहीं हुआ। अंदर रहने से अच्छा है कि बाहर निकल जाएं, उसने खुशी से कहा और रॉन के सामने तांबे का एक बड़ा कूड़ादान रख दिया। उन्हें बाहर निकलने दो रॉन। मैं नहीं सोचती कि उन्हें खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कुछ किया जा सकता है, हरमाइनी ने चिंता से कहा जब उसने रॉन को कूड़ेदान पर झुकते देखा। इस शाप देने वाले मंत्र को पढ़ना सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियों में भी मुश्किल है, पर टूटी छड़ी के साथ तो। हैग्रिड फुर्ती से इधर उधर घूम रहा था और उनके लिए चाय बना रहा था। उसका बड़ा शिकारी कुत्ता फैंग हैरी के ऊपर लात टपका रहा था। हैग्रिड, लॉकहार्ट तुमसे क्या चाहते थे? हैरी ने फैंग का कान खुजाते हुए पूछा। हमें सिखा रहा था कि खतरनाक जल बेताल को कुएं से बाहर कैसे निकाला जाए। हैग्रिड घुर्राते हुए अपनी टेबल से आधे पंख नोचे हुए मुर्गे को हटाया तथा केतली नीचे रख दी। जैसे हम यह करना नहीं जानते हो, और किसी खतरनाक परी के बारे में अनाप शनाप बक रहा था जिसे उसने भगाया था। अगर उसका कहा एक भी शब्द सच है तो हम अपनी केतली खा जाएंगे। हैग्रिड हॉगवर्ट्स के किसी टीचर की बुराई नहीं करता था, इसलिए हैरी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। बहरहाल हरमाइनी ने सामान्य से ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा अन्याय कर रहे हो। जाहिर है प्रोफेसर डंबलडोर ने उन्हें इस काम के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना है। वो इस काम के लिए इकलौता व्यक्ति था, हैग्रिड ने उसकी तरफ ट्रिकल टॉफी की प्लेट बढ़ाते हुए कहा, जबकि रॉन फचफच की आवाज निकालते हुए कूड़ेदान में कप गिराता रहा। और हमारा मतलब है इकलौता। गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर के पद के लिए कोई नहीं मिल रहा था। देखो, लोग यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। वे यह सोचने लगे कि यह पद शापित है। अब तक कोई भी लंबे समय तक यहाँ नहीं टिक पाया है। तो अब हमें बताओ, हैग्रिड ने रॉन की तरफ सिर घुमाते हुए कहा। रॉन किसे शाप दे रहा था? मेल्फॉय ने हरमाइनी को कुछ कहा था। वह सचमुच बुरी बात होगी, क्योंकि उसे सुनकर सब गुस्से से पागल हो गए थे। वह सचमुच बुरी बात थी, रॉन ने टेबल के ऊपर से सिर उठाते हुए भर्राई आवाज में कहा। वह पीला और पसीना पसीना हो गया था। मेल्फॉय ने उसे बदजात कहा था हैग्रिड। रॉन अचानक गोता लगाकर ओझल हो गया जब उसे घोंघों की नई लहर आती महसूस हुई। हैग्रिड को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने घुर्राते हरमाइनी से पूछा, उसने ऐसा कहा? हाँ, वो बोली, परंतु मैं नहीं जानती कि इसका मतलब क्या है। वैसे मुझे लगता है कि यह गाली थी।
यह उसके दिमाग में आने वाली सबसे अपमानजनक बात है। रॉन ने अपना सिर दोबारा उठाते हुए और हाँफते हुए कहा, बदजात एक सचमुच गंदी गाली है जो मगलू के यहाँ पैदा हुए व्यक्ति को दी जाती है। मगलू यानी ऐसे लोग जो जादू न जानते हों। कुछ ऐसे जादूगर हैं जैसे मेल्फॉय परिवार जो सोचते हैं कि वे लोग बाकी सब लोगों से बेहतर हैं क्योंकि उनका खून शुद्ध है। उसने एक छोटी डकार ली और इस बार सिर्फ एक घूंगा उसके फैले हुए हाथ पर गिरा। उसने इसे कूड़दान में डाला और आगे कहा, मेरा मतलब है बाकी जादूगर जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेविल लॉन्गबॉटम को देखो, उसका खून शुद्ध है फिर भी वो कढ़ाई को ठीक तरह से नहीं रख सकता है। और ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो हमारी हरमाइनी नहीं पढ़ सकती, हैग्रिड गर्व से बोला, जिससे हरमाइनी के चेहरे पर गुलाबी रंग की चमक आ गई। किसी को भी बदजात कहना बहुत अपमानजनक बात है। रॉन अपने कांपते हाथ से बूहों का पसीना पोंछते हुए बोला, गंदा खून, घटिया खून, यह पागलपन है। आज के अधिकांश जादूगरों का खून वैसे भी पूरी तरह शुद्ध नहीं बचा है। अगर हमने मगलुओं से शादी नहीं की होती तो हम लोग कब के खत्म हो चुके होते। उसने उबकाई ली और वह एक बार फिर ओझल हो गया। अच्छा रॉन, हम तुम्हें दोष नहीं दे सकते कि तुमने उसे शाप देने की कोशिश की, हैग्रिड ने कूड़ेदान में गिरते घोंघों की आवाज से ऊंची आवाज में कहा, परंतु शायद यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी टूटी छड़ी की वजह से तुम्हारा शाप उलट गया। अगर तुमने मेल्फॉय का शाप दे दिया होता तो हमें लगता है कि लूसियस मेल्फॉय भागकर स्कूल आ जाता। कम से कम तुम मुश्किल में तो नहीं फंसे। हैरी इस बात की तरफ इशारा करना चाहता था कि मुंह से गिरते घोंघों से बुरी मुश्किल कौन सी होगी, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाया। हैग्रिड की ट्रिकल टॉफी ने उसके जबड़ों को चिपका दिया था। हैरी, हैग्रिड अचानक बोला, जैसे उसके मन में अचानक यह विचार आया हो, तुमसे एक बात पर झगड़ना है। हमने सुना है कि तुम ऑटोग्राफ वाले फोटो बांट रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें अब तक एक भी नहीं मिला। गुस्से से हैरी ने अपने दांत अलग अलग कर लिए। मैं ऑटोग्राफ वाले फोटो नहीं बांट रहा हूँ, उसने गर्मी से कहा। अगर लॉकहार्ट अब भी अफवाह फैला रहे हैं, परंतु तभी उसने देखा कि हैग्रिड हंस रहा था। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, वह बोला। उसने हल्के से हैरी की पीठ थपथपाई। यह प्यार भरी थपकी भी इतनी जोरदार थी कि इससे हैरी का चेहरा लगभग टेबल से टकरा गया। हम जानते हैं कि तुम सचमुच ऐसा नहीं कर रहे हो। हमने लॉकहार्ट को बताया कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम बिना कोशिश किए ही उनसे ज्यादा मशहूर हो। शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उन्हें बात पसंद नहीं आई होगी, हैरी ने दोबारा ठीक से बैठते हुए और अपनी ठुड्डी मलते हुए कहा। हमें नहीं लगता कि पसंद आई थी, हैग्रिड बोला और उसकी आंखें चमक रही थी। और जब हमने उन्हें बताया कि हमने उसकी एक भी किताब नहीं पढ़ी तो उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। ट्रिकल टॉफी लो रॉन, उसने आगे कहा जब रॉन दोबारा प्रकट हुआ। नहीं धन्यवाद, रॉन ने कमजोरी से कहा। बेहतर होगा कि मैं ये जोखिम ना लूं। जब हैरी और हरमाइनी ने अपनी चाय खत्म कर ली तो हैग्रिड बोला, तो तुम लोग चलकर देखो तो सही हम क्या उगा रहे हैं। हैग्रिड के घर के पीछे वाले सब्जियों के छोटे बगीचे में दर्जन भर बड़े कद्दू लगे थे। हैरी ने आज तक इतने बड़े कद्दू नहीं देखे थे। हर कद्दू किसी बड़ी चट्टान के आकार का था। अच्छी तरह बड़े हो रहे हैं, है ना, हैग्रिड ने खुश होते हुए कहा। उन्हें हेलोवीन की दावत के लिए तैयार कर रहे हैं, तब तक पर्याप्त बड़े हो जाना चाहिए। हैरी ने पूछा, तुम इनमें क्या डाल रहे हो। हैग्रिड ने अपने कंधे के ऊपर से झांक कर देखा कि आसपास कोई और तो नहीं। फिर वह बोला, देखो, हम उन्हें, तुम जानते हो, थोड़ी मदद दे रहे हैं। हैरी ने देखा कि हैग्रिड की फूलों वाली गुलाबी छतरी घर की पिछली दीवार से टिकी हुई थी। हैरी के पास पहले से ही इन बातों पर विश्वास करने के कारण थे कि ये छतरी जितनी साधारण दिखती थी उतनी है नहीं। दरअसल उसे यह प्रबल आभास हो चुका था कि इसके भीतर हैग्रिड के स्कूल की पुरानी जादुई छड़ी छुपी थी। हैग्रिड को जादू करने की इजाजत नहीं थी। उसे थर्ड ईयर में हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था, परंतु हैरी इसका कारण नहीं जान पाया था। जब भी इस मामले को उठाया जाता था तो हैग्रिड जोर से अपना गला साफ करता था और रहस्यमयी रूप से बहरा हो जाता था, जब तक कि विषय नहीं बदल जाता था। मुझे लगता है शरीर फूलन मंत्र, हरमाइनी आधी नापसंदगी और आधे मनोविनोद के साथ बोली। जो भी हो, तुमने उन पर अच्छा काम किया है। यही तुम्हारी छोटी बहन ने भी कहा था, हैग्रिड रॉन की तरफ सिर घुमाते हुए बोला। उससे कल ही मिले थे। हैग्रिड ने दाढ़ी हिलाते हुए कनखियों से हैरी की तरफ देखा। कह रही थी कि वो मैदान में घूम रही है, परंतु हमें लगता है कि वो ये उम्मीद कर रही थी कि हमारे घर पर वो किसी से टकरा सकती है। उसने हैरी की तरफ आंख मारी। अगर हमसे पूछा जाए तो वो ऑटोग्राफ वाले फोटो के लिए मना नहीं करेगी। चुप रहो, हैरी बोला। रॉन जोर जोर से हंसने लगा और जमीन पर घोंघों का छिड़काव करने लगा। जरा संभल कर, हैग्रिड रॉन को अपने कीमती कद्दुओं से दूर खींचते हुए चिल्लाया।
अब लंच का समय हो चुका था और चूंकि हैरी ने सुबह से सिर्फ एक ट्रिकल टॉफी ही खाई थी, इसलिए वह खाना खाने के लिए स्कूल लौटना चाहता था। हैग्रिड से विदा लेकर वे महल की तरफ चल दिए। रॉन कभी कभार हिचकियां लेता था, परंतु अब सिर्फ इक्का दुक्का बहुत छोटे घोंगे ही बाहर निकल रहे थे। उन्होंने ठंडे प्रवेश हॉल में अभी कदम रखा ही था कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तो तुम लोग आ गए, पॉटर, वीजली। प्रोफेसर मैगोनिकल गंभीर चेहरे के साथ उनकी तरफ आ रही थी। तुम लोग आज शाम को अपनी सजा पूरी करोगे। हमें क्या करना है प्रोफेसर? रॉन ने घबराहट में अपनी उपकाई की इच्छा को दबाते हुए पूछा। तुम मिस्टर फिल्च के साथ ट्रॉफी रूम में चांदी की शील्ड चमकाओगे, प्रोफेसर मैगोनिकल बोली। और कोई जादू नहीं, वीजली, कपड़ों से घिसना पड़ेगा। रॉन ने थूक निकला। चौकीदार आर्गस फिल्च से स्कूल का हर विद्यार्थी नफरत करता था। और पॉटर, तुम प्रोफेसर लॉकहार्ट के प्रशंसकों के खतों का जवाब देने में उनकी मदद करोगे, प्रोफेसर मैगोनिकल बोली। अरे नहीं, क्या मैं भी ट्रॉफी रूम में जाकर शील्ड नहीं चमका सकता? हैरी ने हताशा से पूछा। बिल्कुल नहीं, प्रोफेसर मैगोनिकल अपनी भ्रिकुटियां तानते हुए बोली। प्रोफेसर लॉकहार्ट ने खास तौर पर तुम्हारी मांग की है। ठीक 8 बजे, तुम दोनों। हैरी और रॉन बहुत निराश होकर बड़े हॉल में टहलने लगे। हरमाइनी, अच्छा है तुमने स्कूल के नियम तोड़े थे, जैसे भाव अपने चेहरे पर लेकर उनके ठीक पीछे थी। हैरी के मन में अब दोपहर के भोजन में मांस की कचौड़ी खाने की पहले जितनी इच्छा नहीं बची थी। उसे और रॉन दोनों को ही लग रहा था कि उन्हें ज्यादा बुरी सजा मिली है। फिल्च मुझे रात भर जोतेगा, रॉन ने भारी मन से कहा। कोई जादू नहीं, उसके कमरे में कम से कम 100 कप होंगे। मुझे मगलुओं की तरह सफाई करना नहीं आता। मैं किसी भी समय तुमसे अदला बदली करने के लिए तैयार हूँ, हैरी ने खोखलेपन से कहा। डसली परिवार के साथ रहते रहते मुझे सफाई करने का खूब अभ्यास हो चुका है। लॉकहार्ट के प्रशंसकों के खत का जवाब देना यह एक बुरे सपने की तरह होगा। शनिवार की दोपहर जैसे पल भर में ही हवा हो गई। ऐसा लगा जैसे 8 बजने में 5 मिनट का समय तत्काल हो गया। हैरी पैर घसीटते हुए दूसरी मंजिल के गलियारे में लॉकहार्ट के ऑफिस के सामने पहुंच गया। उसने अपने दांत किटकिटाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा तत्काल खुल गया। लॉकहार्ट उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। आहा, ये हुई न बात, वे बोले। अंदर आ जाओ हैरी, अंदर आओ। दीवार पर मोमबत्तियों की रोशनी में लॉकहार्ट के फ्रेम किए हुए अनगिनत फोटो तेजी से चमक रहे थे। उन्होंने कुछ पर तो साइन कर भी दिए थे। उनकी टेबल पर फोटोग्राफ्स का एक और बड़ा ढेर रखा था। तुम लिफाफों पर पते लिखने का काम करो, लॉकहार्ट ने हैरी से ऐसे अंदाज में कहा जैसे वे उसे कोई बहुत मजेदार काम सौंप रहे हो। पहला पत्र ग्लैडिस गजन को, उसका भला हो, वो मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक है। मिनट कछुए की चाल से गुजरते रहे। हैरी ने लॉकहार्ट की आवाज को अपने कानों पर पड़ने दिया और कभी कभार ठीक है या हाँ में जवाब देता रहा। कभी कभार वह इस तरह के वाक्य भी सुन लेता था। शोहरत पल भर की होती है हैरी, या ये याद रखना, नाम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मोमबत्तियां धीरे धीरे छोटी होती गईं। उनकी रोशनी लॉकहार्ट के कई हिलते चेहरों पर नाच रही थी, जो असली लॉकहार्ट को देख रहे थे। हैरी ने अपना दुखता हाथ उस पर घुमाया जो उसे हजारवें लिफाफे की तरह लग रहा था, और वेरोनिका स्मेथली का पता लिखने लगा। अब तो मुक्ति का समय करीब होगा, हैरी ने दुखी मन से सोचा। काश मुक्ति का समय करीब ही हो। और फिर उसने कुछ सुना, कुछ ऐसा जो बुझती मोमबत्तियों की टिमटिमाहट और लॉकहार्ट की अपने प्रशंसकों के बारे में बकवास से बहुत अलग था। यह रीढ़ की हड्डी तक कांपने वाली आवाज थी। ऐसी आवाज जिसे सुनकर इंसान सांस लेना भी भूल जाए। ऐसी आवाज जिसमें बर्फ की तरह ठंडा जहर भरा था। आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हें काट डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हैरी जोर से उछल पड़ा और वेरोनिका स्मेथली की सड़क के पते वाली जगह पर एक बड़ा बैगनी धब्बा उभर आया। क्या? वह जोर से बोला। मैं जानता हूँ, लॉकहार्ट बोले। पूरे 6 महीने तक बेस्ट सेलर लिस्ट में सबसे ऊपर रही, सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। नहीं, हैरी ने उत्तेजित होकर कहा। वह आवाज। कौन सी आवाज? लॉकहार्ट ने हैरान होकर कहा। कौन सी आवाज? वह आवाज जिसने कहा क्या आपको सुनाई नहीं दी? लॉकहार्ट हैरी को बहुत हैरानी से देख रहे थे। तुम क्या कह रहे हो हैरी? शायद तुम्हें नींद आ रही है, और क्यों ना हो, जरा घड़ी को तो देखो, हम यहाँ 4 घंटे से हैं। मुझे कभी इस बात पर यकीन नहीं होता, समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ गया है ना? हैरी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने कान पर जोर डालकर दोबारा आवाज सुनने की कोशिश की, परंतु उसे वह आवाज सुनाई नहीं दी। अलबत्ता उसने लॉकहार्ट को यह कहते जरूर सुना कि उसे सजा मिलने पर हर बार इस तरह के आनंद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। स्तब्ध हैरी वहां से चल दिया।
इतनी देर हो चुकी थी कि गुरुद्वार का हॉल लगभग खाली था। हैरी सीधे अपने कमरे में गया। रॉन अब तक नहीं लौटा था। हैरी ने अपना पैजामा पहना, बिस्तर में घुसा और इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद रॉन अपने दाएं हाथ को मलता हुआ वहां आया। वो अपने साथ अंधेरे कमरे में पॉलिश की जबरदस्त बदबू भी ले आया था। मेरे हाथ अकड़ गए हैं, रॉन अपने बिस्तर पर लुढ़कते हुए दर्द भरी आवाज में बोला। फिल्च ने मुझसे वह क्विडिच कप 14 बार चमकवाया, तब कहीं जाकर संतुष्ट हुआ और फिर स्कूल की सेवा के लिए दिए गए विशेष पुरस्कार पर मेरे मुंह से घूंगे गिर गए। उस गंदगी को साफ करने में कई युग लग गए। लॉकहार्ट के साथ तुम्हारा हाल कैसा रहा? नेविल, डीन और सीमस जाग न जाए इसलिए हैरी ने धीमी आवाज में रॉन को पूरी बात बताई कि उसने अदृश्य आवाज सुनी थी। और लॉकहार्ट ने कहा कि उन्हें वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, रॉन बोला। हैरी को चांदनी में उसकी तनी हुई भ्रुकुटियां दिख रही थीं। क्या तुम्हें लगता है कि वे झूठ बोल रहे थे? परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई अदृश्य होता तब भी उसे दरवाजा तो खोलना ही पड़ता। मैं जानता हूँ, हैरी ने अपने पलंग पर लेटते हुए और ऊपर लगी मसरी को घूरते हुए कहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।